आज के सत्र में आप सबका स्वागत है। एक मित्र ने कल के प्रवचन के संबंध में सवाल पूछा है। उन्होंने लिखा है, गुरुदेव प्रणाम। कल आपने कुछ सुप्रसिद्ध चित्रकारों, नर्तकों, वैज्ञानिकों, वक्ताओं, कवियों और उपन्यासकारों की विचित्र आदतों से परिचय कराया। मौलिकता तथा सृजनशील प्रतिभा के विकास में इन अजीबोगरीब आदतों से किस प्रकार मदद मिलती है, कृपया समझाएं। यह सवाल महत्वपूर्ण है। ये अजीबोगरीब सी दिखने वाली आदतें ऊपर से देखने में अलग अलग लग रही हैं, किंतु अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे, मंथन करेंगे तो आप पाएंगे ये सब आदतें एक विशेष भाव दशा की तरफ, एक विशेष मनस्थिति की तरफ ले जाने में सक्षम है। वह स्थिति वास्तव में ध्यान की ही स्थिति है। इसको थोड़ा सा समझना होगा। सबसे पहले तो मौलिकता और सृजनशीलता का अर्थ समझ लें। मौलिकता का अर्थ होता है वह जो मूल से आए, जड़ से आए, इनसाइड आउट। जैसे किसी वृक्ष में जड़ों से रस आता है, तने में और शाखाओं में फैलता, प्रशाखाओं में, पत्तियों में जाता, कलियां फूल बनती, फूल से सुगंध उड़ती। इसको हम कहेंगे यह मूल से आ रहा है, मौलिक है। एक दूसरा और ढंग हो सकता है वृक्ष में फूल लगाने का। हम प्लास्टिक के फूल ऊपर से चिपका दें, ऊपर से सुगंध छिड़क दें, यह मौलिक नहीं कहलाएगा, यह उधार और बासा है। तो जिसे हम मौलिक प्रतिभा कहते हैं, उसका क्या अर्थ हुआ? हमारे भीतर का जो शून्य है, वहां से जो चीज आती है वह मूल से आई। शेष चीजें जो हमने सीखी हैं, सुनी हैं, पढ़ी हैं, जिनका हमने प्रशिक्षण, ट्रेनिंग प्राप्त की है, उनके द्वारा अगर हमने कुछ निर्माण किया तो वह सृजन नहीं होगा, वह प्रोडक्शन होगा। यह फर्क है क्रिएशन में और प्रोडक्शन में। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है। अधिकांश लोगों की जिंदगी भी लगभग फैक्ट्री जैसी है। जो उन्होंने सुना है, पढ़ा है, सीखा है, बस वही पुनरावृत्ति किए जा रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं। जीवन में आनंद तभी आता है जब जीवन में सृजनशीलता हो, हम अपनी मूल से जुड़ें। परोक्ष रूप से यह ध्यान का ही एक रूप हुआ। इसलिए आपने ओशो के प्रवचनों में अक्सर सुना होगा, वे कहते हैं कि कलाकार आध्यात्मिक अनुभव के ज्यादा निकट हैं बजाय विद्वानों के। एक डांसर, एक म्यूजिशियन, एक पोएट, पेंटर, मूर्तिकार, ये अपने मूल के ज्यादा निकट हैं, याद रखना। शास्त्रों को पढ़ने वाला, ग्रंथों को रटने वाला, श्लोकों को कंठस्थ करने वाला बहुत दूर है। शास्त्रीय व्यक्ति बुद्धि में जी रहा है। और याद रखना, बुद्धि क्या है? एक प्रकार का बायोलॉजिकल कंप्यूटर। छोटा सा बायो कंप्यूटर हमारी खोपड़ी में फिट है, उसमें सारी स्मृतियां मौजूद रहती हैं। वक्त आने पर हम उन्हीं को बाहर निकालते रहते हैं, फिर रिप्रोड्यूस करते रहते हैं बार बार। जैसे गाय भैंस घास चर लेती है, फिर बाद में जुगाली करती है बैठ के फुर्सत में। अगर हम वही जीवन में कर रहे हैं जो हमने सीखा है, पढ़ा सुना है, तो हमारा जीवन सृजनशील जीवन नहीं है। हम भी बस भैंस की तरह जुगाली कर रहे हैं। कुछ नए आने का अवसर बनाएं अपने भीतर। वह अवसर कैसे बनता है? उन्हीं से संबंधित ये विचित्र आदतें जो मैंने आपसे कही, एक दूसरे उदाहरण से समझना। जैसे पर्वत में पानी भरा हुआ है, वर्षा जल भीतर इकट्ठा है और बहना चाहता है झरने के रूप में, किंतु चट्टानें उसे रोके हुए हैं। इन चट्टानों को हम खिसका दें किसी प्रकार से तो झरना बह उठे। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर सृजनशीलता ओतप्रोत है। वो हमारी चेतना का मूल गुणधर्म है। कौन सी चीज उसे रोक रही है? हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी मैकेनिकल हैबिट्स, हमारी यांत्रिक आदतें, ये चट्टानों की तरह उसे रोके हुए हैं। संक्षेप में कहें, हमारी बुद्धि, विचारों का भंडार चट्टान की तरह है, झरना बह नहीं पा रहा। इन चट्टानों को हटाने के लिए
हम ध्यान विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, या जैसा मैंने पीछे आपको उदाहरण से समझाया था, उनमें भी घटना वही घटेगी। मैंने आपसे कहा था प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिसने फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया, और भी सैकड़ों पेटेंट उसने अपने आविष्कारों के करवाए हैं। उसकी विचित्र आदत पानी में गहरा गोता लगाने की, और तब तक बाहर ना निकलता जब तक कि बिल्कुल समझो मृत्यु का काल ही नहीं आ गया। आखिरी सेकंड में बाहर निकलता कि 1 सेकंड और रुके तो मर जाएंगे। और आश्चर्य की बात, इन खतरे के क्षणों में उसके भीतर से कुछ बाहर आता। खतरे के क्षणों में क्या होता है, हमारी तथाकथित बुद्धि काम करना बंद कर देती है। उसका कोई रोल नहीं रहा, वो केवल जाने पहचाने को रिपीट कर सकती है। एक अजीब स्थिति में जहां मृत्यु सन्निकट है, हमारे विचार थम जाते हैं, मन बंद हो जाता है। जापान के जैन फकीर जिसको अमनी दशा कहते हैं, द स्टेट ऑफ नो माइंड, वह अवस्था उत्पन्न हो जाती है, और तब झरना फूट पड़ता है, कुछ नया बाहर आता है। सृजन में हमेशा कुछ नवीन होता है। बुद्धि केवल पुरानी बासी उधार बातों को दोहरा सकती है। कई बार धोखा भी हो सकता है। प्रसिद्ध चित्रकार पिकासो के बारे में कहा जाता है कि सुबह सुबह एक दिन बहुत अमीर आदमी उसके घर पे आया और उसने कहा कि माफ करिए आपको कष्ट दे रहा हूं, किंतु मैंने कई करोड़ डॉलर में आपकी एक पेंटिंग खरीदी है प्रदर्शनी से, एक बार कंफर्म करना चाहता हूं यह पेंटिंग आपकी ही तो है ना, ये कोई नकल तो नहीं। पिकासो ने उसकी पेंटिंग की तरफ देखा और अफसोस के साथ कहा कि क्षमा करें, आपको ठग लिया गया है, यह मेरी पेंटिंग नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, यह नकल है। वो आदमी बड़ा उदास हो गया, किंतु पिकासो का मित्र भी वहां मौजूद था और उसने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने खुद आपको यह चित्र में रंग भरते देखा है, मैं मौजूद था, आप याद करिए, थोड़े दिन पहले तो आपने चित्र बनाया, मैं आपके दस्तखत पहचानता हूं, जो तारीख लिखी है वह भी मुझे याद है, मैं खुद यहां मौजूद था। पिकासो ने कहा तुम्हारी बात भी ठीक है। तब तो बड़ी बेबूझ पहेली हो गई, दोनों बातें ठीक कैसे हो सकती हैं। उस अमीर से कहा कि ये नकल है, ओरिजिनल नहीं है, और मित्र से भी वो राजी है कि हाँ ये मैंने ही बनाई है। उस अमीर ने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, आप ही ने बनाई है तो फिर तो ये ओरिजिनल हो गई। पिकासो ने कहा नहीं, तुम भेद न कर पाओगे, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, बनाई मैंने है लेकिन नकल है। ऐसी ही एक पेंटिंग में पहले बना चुका, ये उसकी नकल है, वो बहुत अच्छी कीमत में बिकी थी तो मैंने सोचा एक और वैसी बना दूं, वो ओरिजिनल थी। कॉपी कौन करता है, मैं करता हूं या कोई और करे, नकल तो नकल ही है। वो जो मेरे भीतर से आती है पहली बार, वह ओरिजिनल है, वह मौलिक है। तो मित्रों याद रखना, सारा सृजन, सारी रचना धर्मिता, वो जो क्रिएटिव टैलेंट है वो भीतर के शून्य से आती है। विचारों की चट्टानें हट जाएं बस। उस अवस्था में कैसे जाया जा सकता है। मैंने आपसे आर्किमिडीज का उदाहरण दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन का दिया था, जिन्होंने बाथ टब में महान आविष्कार किए। क्यों बाथ टब में, बाथरूम में? जब हम दूसरों से दूर होते हैं, एकांत में होते हैं, तब हमारे भीतर की सृजनशीलता को विकसित होने का अवसर मिलता है। दूसरों के साथ में रहते हुए बौद्धिक संबंध, वैचारिक आदान प्रदान, बातचीत के दौरान भीतर का मूल खिल नहीं सकता। एकांत में, अकेले में, जहां कोई नहीं है, हम किसी से संबंधित नहीं है, किसी से बातचीत करना नहीं है, पूरी तरह रिलैक्स हैं, वहां पर धीरे धीरे मन विचार करना बंद कर देता है। निर्विचार की अवस्था, संत जिसे ध्यान अवस्था कहते हैं, निर्विचार जागरूकता की, वह उपलब्ध हो जाती है। वहां से मौलिक समाधान आते हैं। ठीक इसी प्रकार हिप्नोटिक ट्रांस की अवस्था में पहुंचने पर भी वो संभव है। जैसे मैंने कहा टेनिसन का, वो अपना ही नाम दोहराता था।
अगर तुम्हें राम का नाम प्रिय है तुम राम दोहरा लेना, अल्लाह का नाम प्रिय है अल्लाह दोहरा लेना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह शब्द क्या है। हाँ, तुम्हारा लगाव होना चाहिए। अगर कोई मुसलमान राम 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 दोहराएगा तो बात ना बनेगी, क्योंकि उसका भाव उससे नहीं जुड़ेगा। कोई हिंदू अल्लाहू अल्लाहू करे तो बहुत मुश्किल है गहराई में जाना। उसका कोई भावनात्मक संबंध इस शब्द से नहीं है। तो याद रखना, केवल वही शब्द कारगर होगा जिससे तुम्हारा गहरा लगाव है। टेनिसन अपना ही नाम जप लेता और सम्मोहन की जैसी अवस्था में पहुंच जाता। हिप्नोसिस का मतलब होता है आमंत्रित निद्रा, इनवाइटेड स्लीप। निद्रा जैसी शिथिल अवस्था, एक शब्द गूंज रहा है बस, बाकी के सब विचार हट गए, और धीरे धीरे जब निद्रा छाने लगी वह शब्द भी हट गया, वह मंत्र भी गया, और तब अचानक भीतर से कुछ प्रकट होता है। ठीक वही बात जो सज्जन चाबी गिरा के आवाज करते थे, जैसे ही उनको तंद्रा घेरने लगती, चाबी हाथ से छूट जाती, बर्तन पे गिरती, धन की आवाज होती और वे चौंक के जाग जाते। क्योंकि अगर स्वाभाविक नींद में चले गए तो भी बात ना बनेगी। जागरण भी जरूरी है और निर्विचार होना भी जरूरी है, ये दो शर्तें हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी ट्रिक खोजी, हाथ में चाबी लेके बैठे हैं, मंथन कर रहे हैं, और जहां तंद्रा जैसी अवस्था हुई, हाथ की मसल्स पर नियंत्रण छूट गया, चाबी गिरी नीचे, बर्तन में झनकार हुई, नींद टूट गई, और उस क्षण में अचानक कुछ मौलिक सूझबूझ पैदा हुई। ठीक वही घटना जिन सज्जन ने अपना आधा सिर घुटा लिया था और 1 महीने तक अपने ही घर के अंडरग्राउंड में रहे, क्योंकि बाहर निकलने लायक नहीं थे। उस 1 महीने में क्या हुआ उनको? अब पता है कि महीना भर में बाल उगेंगे तभी बाहर जा पाऊंगा सबके बीच। 1 महीना एकांत में ही रहना है, किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है, कोई योजना नहीं बनानी है, अब कुछ करने को ना रहा। ये तो ठीक वही अवस्था हो गई जो साधु सन्यासियों ने हिमालय की गुफाओं में बैठकर प्राप्त की। एकांत, मौन, किसी से कोई बातचीत नहीं, भविष्य की कोई योजना नहीं। 2-4-6 दिन में मन शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, और उस चुप्पी में अद्भुत घटित होता है। जो भीतर छुपा है वह प्रकट होना शुरू होता है। ठीक इसी प्रकार संकल्पना का प्रयोग करके, विजुअलाइजेशन का प्रयोग करके भी हिप्नोटिक ट्रांस की अवस्था में पहुंचा जा सकता है। चित्रात्मक आमंत्रित स्वप्न को देखिए और आप पाएंगे आप सतह से हटे अपनी ही गहराइयों में पहुंच गए। क्योंकि हमारा ऊपरी मन, चेतन मन शाब्दिक है, लिंग्विस्टिक है, और भीतर की जो गहराई है वह पिक्चोरियल है, चित्रात्मक है। तो शब्द से भी अच्छा होगा अगर आप कल्पनाशील हैं तो किसी सुंदर चित्र की कल्पना करें, तब आप और भी गहराई में पहुंच जाएंगे। अंततः वह चित्र भी छूट जाएगा और आप पहुंच जाएंगे शून्य में। तो पहले शब्दों को छोड़ें, चित्र को पकड़ें, फिर अंततः चित्र को भी भूल जाएं और शून्य में पहुंच जाएं, और आने दें वहां से समाधान को। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा स्कूल में, कोई भी तरल पदार्थ होता है, उसकी सतह पर एक तनाव होता है जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं। हमारा मन भी बड़ा तरल है, लिक्विड है, भीतर विचार बह रहे हैं। तरलता की वजह से भावनाएं आती जाती प्रवाहित हो रही हैं। अंग्रेजी में तो भावनाओं को कहते हैं इमोशंस। वो शब्द मोशन से बना है, मोशन यानी मूवमेंट, गति। वो जो लगातार गति कर रही हैं, सरिता की भांति बहती चली जा रही हैं भावनाएं, विचारों की श्रृंखलाएं। इस तरल मन पर भी तनाव है सरफेस पर। उस तनावग्रस्त अवस्था में, उस तनावपूर्ण लेयर में, सतह पर कभी भी कुछ मौलिक नहीं घट सकता। सारे टेंशन से मुक्त होकर जब गहराई में पहुंचते हैं, वहां से फिर गहरी बातें आती हैं। तो आज तक दुनिया में वैज्ञानिकों ने, चित्रकारों ने, मूर्तिकारों ने जो कुछ भी नया सृजा है, गढ़ा है, आविष्कृत किया है, वह सब मूल से आता है। इसी को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वह सब परमात्मा से आता है।
मनुष्य का किया तो ओछा ही होगा, बड़ा छोटा ही होगा। हम खुद छोटे हैं, हमारी बुद्धि छोटी है, हम कुछ महान और विराट भला कैसे कर सकेंगे। विराट को अगर जन्माना है तो उसे विराट से आने देना। हम केवल प्रतीक्षा करें, इंतजार करें, कुछ ना करें और अचानक फिर कुछ हो जाता है। जैसा मैडम क्यूरी के जीवन में हुआ, 2 बार उस महिला को नोबेल पुरस्कार मिला। उसकी अद्भुत खोजें प्रायः नींद में की गईं। वर्षों वर्षों से किसी समस्या का हल खोजती थी और ना खोज सकी, और अचानक नींद में उठ के उसने कागज पे उसका हल लिख दिया। सुबह खुद ही चकित हुई, ये किसने लिखा। फिर लिखाई समझ में आई कि है तो मेरी ही लिखाई है। ये समाधान भीतर से आया, अपनी ही गहराइयों से आया। लेकिन हमारा सतही मन बड़ा तनावग्रस्त होता है, वहां सरफेस टेंशन होता है, वहां हल नहीं है। ओशो अपने प्रवचन में कहते हैं एक जगह कि जीवन में जहां समाधान है वहां समस्या नहीं है, और जहां समस्या है वहां समाधान नहीं है। ये हमारे बौद्धिक तल की और अपनी आत्मा की गहराइयों की बात है। बुद्धि के तल पर समस्याएं हैं, वहां समाधान नहीं। चेतना के तल पर समाधान है, वहां कोई समस्याएं नहीं। इन दोनों के बीच हम ध्यान के द्वारा अथवा हिप्नोटिक ट्रांस की अवस्था में पहुंचकर एक संबंध कायम कर सकते हैं। तब हमारी गहराइयां उभर कर बाहर आ जाती हैं, जैसे किसी वृक्ष में मूल से रस खींचा गया हो और फूल खिल जाएं। ऐसे ही जीवन में सृजनशीलता की खिलावट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।